हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लास्ट क्लास में हम लोग दो तीन चीज पढ़ लिए थे ना। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसका एक और फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे पी एम इक्वल टू रू आरटी, एम इज मोलर मास। और फिर ये भी देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड क्या होता है गैस का। एवरेज स्पीड होता है अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई एम, आर एम एस स्पीड होता है अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, एम इज मोलर मास इन केजी, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है अंडर रूट 2 आर टी बाई एम। खैर हम लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं जो मूल कंसेप्ट जैसा ही क्वेश्चन होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी के यूजेस हैं। तो पहला सवाल जो है वो इसको थोड़ा देखिए, तो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। सवाल क्या दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड अप्रॉक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 7 लीटर, टेम्परेचर 0 डिग्री सी और प्रेशर 1.3 इंटू 10⁵ पास्कल। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 7 लीटर, लेकिन हमको एसआई यूनिट में चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। प्रेशर कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सी दैट इज 273 केल्विन। ओके, अब हमको यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। पीवी इक्वल टू अगर एनआरटी करेंगे तो पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल हो जाएगा पीवी अपॉन आरटी। पी कितना 1.3 इंटू 10⁵, वॉल्यूम कितना 7 इंटू 10⁻³ और अपॉन आर कितना 25/3 या 8.314, और टेम्परेचर कितना 273। क्या 13 से 273 कट जाएगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 13 इंटू 10⁴ लिख लेते हैं इसको। तो 13 इंटू 7 इंटू एक ही 10 बचेगा ना, 10⁻³ 10⁵, तो 10⁻², एक 10 यहाँ यूज कर लिए तो 10 और डिवाइडेड बाई 25 इंटू ये 3 से कटेगा, ये बचेगा 91। अब यहाँ पे ये सब कट गया, ये कितना आया 10/25 मोल। यस और नो, 13 इंटू 7 इज 91। अच्छा, नंबर ऑफ मोल आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो 10/25 इज 2/5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यस और नो, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 12.046 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻23, ये आता है 2.4 ना, 2.4 इंटू 10⁻23, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ओके, सिंपल कैलकुलेशन। पहला सवाल है, सरल ही लगता है। आज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी भी करेंगे हम लोग। आगे बढ़े। कितने लोग कर लिए थे क्वेश्चन खुद से? वेरी गुड। एक और सवाल है, देखना जरा क्या क्या दिया है, जरा देखो इसमें। वेसल ऑफ वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में ही दिया है, अच्छी बात है। कंटेन्स एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर भी मिल गया, एंड 200 किलो पास्कल, तो प्रेशर कितना हो गया 200 इंटू 10⁻³ पास्कल। द गैस इज अलाउड टू लीक टिल प्रेशर फॉल्स टू 125 किलो पास्कल। उसमें से कुछ गैस को बाहर आने दिए, गैस जैसे जैसे बाहर आएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल घटेगा, तो प्रेशर भी घटेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कितना गैस लीक हुआ ये आपको पता करना है, और पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है। कितने लोगों को सवाल का मतलब समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है? खाली छोटे बच्चे लोग बताएंगे क्या क्या बोल रहा है, कोई बताओ क्या कह रहा है। एक वेसल है, ठीक है, ओके। कितना है इसका वॉल्यूम 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, 8 लीटर हो गया, है ना। और फिर क्या है इसमें
इसमें कुछ आइडियल गैस है, ओके, एंड टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, ओके। प्रेशर इज 200 इंटू 10⁻³ पास्कल, ओके, ठीक। अब क्या किए? प्रेशर को 200 से 125 लाए, कैसे लाए, किस प्रक्रिया से लाए? कुछ गैस को बाहर निकाल दी। तो जब PV इक्वल टू nRT होता है, उसमें सवाल वाला कह रहा है कि टेम्परेचर को तुम कांस्टेंट रखो, ठीक। वॉल्यूम तो कंटेनर का है तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो V भी फिक्स है और T भी फिक्स है। अगर प्रेशर घटाना है तो नंबर ऑफ मोल घटाना होगा, वही किया है, नंबर ऑफ मोल को घटाया है और प्रेशर को घटा करके 200 से कितना लिया है? 125। कितना गैस बाहर निकला, ये सवाल है। बहुत सिंपल हो जाएगा, बोलो करके बताओ। हाँ जी सर। एक बात बताओ, क्या हमको नंबर ऑफ मोल्स जो लीक हुआ वही पूछ रहा है ना? तो N1 माइनस N2 पूछा जा रहा है ना। N1 क्या हो जाएगा? P1 V1 बाय RT, और N2 क्या हो जाएगा? P2 V2 बाय RT। यस और नो? बोलो। अच्छा, तो P1 कितना दिया हुआ है सर? 200 किलो पास्कल ना, तो 200 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना है? 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25/3 इंटू टेम्परेचर 300, ठीक। N2 में क्या हो जाएगा? प्रेशर घट जाएगा? नहीं, प्रेशर कितना हो जाएगा? 125 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर स्टिल सेम, 8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R इज 25/3, टेम्परेचर इज स्टिल 300, ठीक। कितना आ रहा है, कोई बताएगा? 0.24 मोल, पक्का? ओके, लिख लिया जाए सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो जरा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो मालूम ही है, बस खाली वॉल्यूम ही पता करना है। अब वॉल्यूम पता करने के लिए PV इक्वल टू nRT हेल्प कर देगा आपको, करके देखिए, फिर मास बाय वॉल्यूम से आंसर आ जाएगा। सुनिएगा मेरी बात, सवाल क्या है? 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का मोलर मास आपको मालूम है 28, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना हो जाएगा? 7/28, दैट इज 0.25, दैट इज 1/4 मोल। यस और नो? और दूसरे का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? उसका 11/4 होता है ना, तो दैट इज ऑल्सो 0.25, 1/4 मोल। हम ये क्यों निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स? नहीं, हम एवरेज के लिए नहीं, वो भी कर सकते PM इक्वल टू ρRT से, लेकिन हम सिंपली मास बाय वॉल्यूम करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं, आप अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? ये 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2। अब प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर 1 atm है, तो इसको लिख लेते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, लगभग 1 इंटू 10⁵ पास्कल भी अप्रोक्स लिख सकते हैं उसको। और V का तो पता नहीं, R तो है लगभग 25/3, और टेम्परेचर का पता है, टेम्परेचर कितना है? 300। वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम।
तो अब यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दें, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बउआ, एन आर टी बाई पी। एन कितना 1/2, आर कितना 25/3, और टेम्परेचर कितना 300, और डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1/10⁵ लिख दें शॉर्ट में। ओके, तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 25/6 इंटू 3 इंटू 10⁻³ नहीं 10⁻5 है। ओके, अच्छा 3 भी तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 इंटू 10⁻3, और ये वॉल्यूम का वैल्यू हो गया। डेंसिटी होता है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है 7 ग्राम प्लस 11 ग्राम 18 ग्राम, तो 18 इंटू 10⁻3। अब वॉल्यूम कितना है 25/2 इंटू 10⁻3, यस और नो, तो ये हो गया 36/25। यूनिट क्या हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। सही कि गलत? सिंपल सवाल है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोनों का मोल सेम नहीं रहता तो नहीं उसको जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते हैं? मोल सेम नहीं रहता, 1/4 है, यहाँ 3/4 होता तो दोनों 1/4 प्लस 3/4 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लिख के दिए हैं कि एक क्लोज कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है 0.02 मीटर क्यूब। अ क्लोज कंटेनर वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब। कौन कौन सा गैस है उसमें, नियोन और आर्गन। कितने पे है 27 डिग्री सी और 10⁵ पास्कल। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि टोटल गैस पूरे मिक्सचर का मास जो है वो है 28 ग्राम। अब आपसे पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल गैसेस का मास कैलकुलेट करके बताइए। मोलर मास हम दोनों का दे दिए, नियोन का भी दे दिए 20, आर्गन का भी दे दिए हैं 40। थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइए। इस सवाल का आंसर कितने लोगों को आ गया है? ओके, वेरी गुड। टोटल मास तो हमको दिया हुआ है ना, मिक्सचर का मास दिया हुआ है कितना 28 ग्राम। तो एक बात बताओ कि अगर हम लेट मास ऑफ नियोन इज इक्वल टू m, देन मास ऑफ आर्गन कितना होगा 28 माइनस m। ठीक है, अब एक नियोन वाले का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, मास बाय मोलर मास, तो दैट इज m/20। और देखो m अगर हम ग्राम में लिए हैं तो ये भी ग्राम पर मोल में लिए हैं, है ना। अगर यहां 10⁻³ करते तो नीचे भी 10⁻³ करते, कट ही जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे का नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 28 माइनस m/40, कहो हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो गया n1 प्लस, तो n1 प्लस n2 हो जाएगा अगर, तो ये कितना आ जाएगा m प्लस 28/40, नहीं बोलो। और PV इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। P कितना होगा 10⁵, नहीं, वॉल्यूम कितना होगा 2/100। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा m प्लस 28/40, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं किए इसमें। और इनटू R कितना 25/3 अप्रोक्सीमेटली, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है क्या, है ना, कहा दिया टेम्परेचर 300 केल्विन, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 300 केल्विन। तो यहां से m का वैल्यू आया होगा, अगर आप कैलकुलेट किए होंगे तो कितना आ रहा है, सच बोलो कि झूठ बोल रहे हो। तो n बराबर 4 हो गया, तो सॉरी m बराबर 4 हो गया, तो दूसरा का जो है 28 माइनस m है, दैट विल बी 24। दोनों चीज किसमें है हमारा
ग्राम में। तो 4 ग्राम नियोन एंड 24 ग्राम आर्गन। हम अकेले पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी पढ़ रहे हो? हाँ पक्का? तो अभी तक हम तुमको खाली सिर्फ मतलब हम, ये सवाल कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है, बेसिक्स है ना। आपको कैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में यूनिट का कैसे ध्यान रखना है, इस सब के लिए कराए हैं। ठीक है सर। एक और फॉर्मेट होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन का, पीएम इक्वल टू रो आरटी, उस पर 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आगे बढ़े। ये तो कर ही लिए थे ना आप लोग, अब फिर क्या लिख रहे हो जल्दी। चलो, पीएम इक्वल टू रो आरटी में एक पहला सवाल जो बहुत सिंपल है, सूरज जो है ना, सन है ना, उसका हम तुमको डेंसिटी दे दी है 1.4 ग्राम पर सीसी। ए भाई लोग, पीएम इक्वल टू रो आरटी आपको मालूम है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन में बच्चा लोग गलती कर देता है। वॉल्यूम में कभी लीटर को लीटर में छोड़ देता है, मीटर के में कन्वर्ट नहीं करता है। डेंसिटी अगर दे दिया ग्राम पर सीसी में तो उसी में छोड़ दिया, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो सब समस्या होता है, इसीलिए छोटा छोटा सवाल करा रहे हैं आपको। तो डेंसिटी ऑफ सन आपको दिए हुआ है 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास होगा? 1.4 ग्राम, सॉरी 1.4 ग्राम पर सीसी था। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा क्यूब बनाओ जिसका साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 cm इंटू 1 cm इंटू 1 cm, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर सन का जो भी गैस है उसको अगर रखेंगे तो मास उसका कितना होगा? 1.4 ग्राम। आपको पता है कि ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 टू द पावर 3 से। नहीं, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी, ऐसा यूनिट में होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। या मरकरी का हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सीसी या 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इज दैट ओके? तो जब भी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यू विल गेट डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर आपको दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 ATM। इसको एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर 5 से, या एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पास्कल में आ जाएगा। और गैस का एम एवरेज दिया हुआ है 2 ग्राम पर मोल। क्या ऐसे ही 2 रख देंगे क्या? इस ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट ओके? नहीं तो आंसर में गड़बड़, 10 की पावर कुछ उल्टा पुल्टा आएगा, जबरदस्ती आंसर मैच करा के भाग जाएंगे हम लोग। तो ये हो गया। और आर का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि 8.314 नहीं मान करके 8.4 मानो, काटने में थोड़ा आसानी रहेगा, 14 छक 84 होता है 14 और 84 का, इसीलिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ सन बनाओ। आपको मालूम है ना कि सूरज भी एक गैस का गोला है, तो उसका हम आपको डेंसिटी दे दिए, प्रेशर दे दिए, उसके बाद टेम्परेचर बोले हैं कैलकुलेट करने, मोलर मास दे दिए, ठीक, आर का वैल्यू दे दिए हैं। तो आप हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करके बताइए अप्रोक्सीमेट, तो जल्दी कीजिए। सर सुनिएगा मेरी बात, आपने इसमें क्या क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? कहो। Pm इज इक्वल टू रो आर टी। पी के जगह पे वैल्यू कितना लिखा? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू सीधे 10 टू द पावर 5, 1.01 नहीं लिखे। चलो लगभग लगभग आएगा आंसर। मोलर मास कितना लिए? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, है ना, पर मोल। डेंसिटी कितना लिखे? 1.4 ग्राम पर सीसी, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आर कितना लिखे? 8.4 इंटू टेम्परेचर इज टी। इज दैट ओके? काटा खोटी शुरू करे, कुछ कुछ कटा कि नहीं कटा? 1.4 अच्छा, तो 8.4 को फिर 25/3 ही लिख दिए। हाँ, ये 1.4 इधर कितना बचा? 2 इंटू 10 टू द पावर 11, नहीं 11 क्या, इधर 10 टू द पावर 3 भी कट गया ना, 10 टू द पावर अपॉन 8.4 इज योर टेम्परेचर। कैलकुलेट किया है कोई बच्चा?
कितना 2.38 इंटू 10⁻7 केल्विन। यस और नो? हमको तो लगता है कि 8.4 की जगह पे डायरेक्ट 25/3 रखते तो ज्यादा इजी आंसर आता। ओके, एक और सवाल करते हैं पीएम। ये सब किए ही होगे आप लोग, नहीं? इसमें तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर था ना। आगे बढ़ूं? सच बोल। लो, अब ये भी फर्जी सवाल है। जनरली क्या होता है कि हम लोग अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर भी कम रहता है, प्रेशर भी, और फिर क्या होता है, डेंसिटी भी थोड़ा कम हो जाता है। तो एक माउंटेन के बारे में दिया है कि टॉप ऑफ माउंटेन पे टेम्परेचर है 7 डिग्री सी और प्रेशर है 70 cm ऑफ Hg कॉलम। इज दैट ओके? तुम चाहो तो सीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट हमको नहीं लगता यहाँ करना उचित होगा। बट अभी रख लो, हमको मालूम है ना कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम कितना होता है, 1 atm, दैट इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। उसके बाद बोला है कि जब माउंटेन के बॉटम पे आ रहे हैं तो वहां टेम्परेचर है 27 डिग्री सी और प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम है, मतलब 1 atm। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर एट टॉप एंड एट बॉटम। ये सिंपल है, एकदम बेकार सवाल है, डायरेक्टली आ जाएगा आपका। ये तो बड़ा ही सिंपल है सर। क्या होता है फॉर्मूला? एज ए पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, तो P1m इज इक्वल टू रो 1 आर T1। मतलब गैस तो सेम है ना, तो एवरेज मोलर मास सेम ही होगा। P2m इज इक्वल टू रो 2 आर T2। यस और नो? तो क्या लिखेंगे, P1 बाई P2 इज इक्वल टू रो 1 T1 बाई रो 2 T2। यहां से रो 1 बाई रो 2 आ जाएगा। अच्छा, रो 1 कहां पे है, टॉप पे, और रो 2 कहां पे है, बॉटम। तो P1 टॉप पे कितना है, 70 cm ऑफ Hg, और नीचे कितना है P2। यहां पे SI यूनिट में हम क्यों नहीं कन्वर्ट किए, क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो में दोनों में कन्वर्ट करेंगे, कट ही जाएगा। इज दैट ओके? अच्छा, और रो 1 मतलब रो 1 है टॉप पे और रो 2 है बॉटम पे। T1 कितना है बेटा, 7 डिग्री सी, दैट इज 280, एंड T2 कितना है, 27 डिग्री सी, दैट इज 300। यस और नो? तो अब यहां से तो कुछ खास बचा नहीं। ये 70 और 280 कट जाएगा, 4 बाई 300, नीचे कितना बचेगा, 75। तो ये 75 इधर आएगा और 76 इधर आएगा। 75/76 क्या होगा, रो एट टॉप बाई रो एट बॉटम। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़ूं, एक दो चीज सिखाना है, फिर उस पर सवाल कराना। सवाल ही कराएंगे अभी थोड़ा देर, उसके बाद नया बात पढ़ाएंगे। हाँ सर, हमको एक दो बात आपको सिखाना था, थोड़ा सा प्रेशर कैलकुलेशन में। मरकरी वाले केस में कई बार लोग सबको समझ में नहीं आता, वही सब थोड़ा समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक ट्यूब है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ट्यूब, यू ट्यूब, है ना? अब यू शेप का नहीं है, हाँ। तो अब इसमें एक मरकरी पैलेट फंसा हुआ। मरकरी पैलेट मतलब एक लेवल है, ठीक? इसका लेंथ है h, ठीक है? बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 बराबर मान लो 1 atm, ठीक है सर? और इसमें अगर यहां पे गैस नहीं होता तब तो ये मरकरी नीचे चला जाता,
मरकरी जो नीचे नहीं गया है उसका वजह क्या है कि यहाँ पे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है उसके प्रेशर की वजह से, है ना, और तब ये रुका हुआ है। ओके, हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या है, पी गैस इज इक्वल टू व्हाट, और हम ऐसा बोल दिए कि दिस इज मरकरी और H इज इक्वल टू 5 cm है। आपको हम H का वैल्यू दे दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोले गैस का प्रेशर बताओ। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, किस टर्म में बढ़ेंगे आगे, Hg कॉलम के टर्म में, मरकरी कॉलम के टर्म में। 1 atm मतलब कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ। तो यहां पे कुछ भी नहीं है, ऊपर में तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ है। क्या है वो, एटमॉस्फेयर है। वो यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का कॉलम जितना प्रेशर लगाता उतना, दैट इज 1 atm। लेकिन यहां पर जो प्रेशर है पी नॉट, वहां यहां से नीचे आएंगे तो यहां का प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होगा कि कम होगा कि पी नॉट के बराबर होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एडिशनली देयर इज सम मरकरी, यस और नो, बोलो। एडिशनली जो मरकरी है वो कितना सेंटीमीटर है, हमको पता है कि H हाइट का लिक्विड जिसका डेंसिटी रो है वो अपने वेट की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, कितना, रो जी एच, पिछले क्लास में बताए थे आपको, है ना। तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, और यहां पर गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम अगर बात करें तो हम लोग इस पी नॉट को लिख देंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इस रोजी एच को भी रोजी एच यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली कितना बोल देंगे, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। नहीं समझ में आया, आप प्रेशर को सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम के टर्म में भी बात कर सकते हैं। तो ये कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम हो गया, 81 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। किसका प्रेशर है ये, गैस का। ये किसका प्रेशर है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमको ये पता चल गया कि 81 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम के बराबर प्रेशर है, तो क्या प्रेशर हम लोग पास्कल में नहीं पता कर सकते हैं, बोलो। बिल्कुल, यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि सिंस 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, इसीलिए 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 76 पास्कल, और इसीलिए 81 सेंटीमीटर बराबर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 गुणा 81 डिवाइडेड बाय 76 पास्कल। कहो हाँ, जो भी कैलकुलेशन होगा वो आ तो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, पक्का पक्का। सर यहाँ पे हम आपको कंफ्यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा और, जैसे अगर हम आपसे ऐसा कह देते हैं, ये ट्यूब है बच्चा, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे है सर, 37 डिग्री पे। ओके, बाहर में एटमॉस्फेयर है, और ये जो है दिस इज 5 सेंटीमीटर, किसका, Hg, ठीक है सर। और यहां पर पड़ा हुआ है गैस, क्या चीज, गैस। हम आपसे पूछ रहे हैं पी गैस बराबर वाट, यहां पे हम लोग दे दिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm। तो गैस का प्रेशर आप बता देंगे सर, हाँ सुनिएगा, यहां पे लोगों को लगेगा कि सर वही तो हुआ 76 प्लस 5 81 है ना, वो बात नहीं होगा। जब हम लोग रोजीएच देखते हैं तो उसमें H कौन सा हाइट होता है, वर्टिकल हाइट। कौन सा हाइट, जैसे मैंने जब आपको पिछले क्लास में पढ़ाया तो आपसे ये कहा था
कि h हाइट का लिक्विड कॉलम है, इसका डेंसिटी रो है, तो यहाँ पे प्रेशर इस लिक्विड की वजह से जो P आएगा वो आएगा रो जी एच। एटमॉस्फेयर थ्योरेटिकली भूल जाओ, अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तब तो एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस रो जी एच, लेकिन P ड्यू टू लिक्विड जो आएगा वो आएगा रो जी एच। इसमें H क्या है? ग्रेविटी की लाइन में जो वर्टिकल हाइट है। इज दैट ओके? अगर यहीं पर ऐसा होता कि ये कंटेनर हमको जैसे ये कंटेनर, ठीक है सर, और इसमें लिक्विड भरा हुआ होता, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता और लिक्विड कॉलम का लेंथ होता कुछ L, लेंथ होता कुछ, और ये एंगल होता थीटा, ठीक है सर। तो यहां पर सिर्फ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आता इस जगह पे सिर्फ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो आएगा वो L पे निर्भर नहीं करेगा, बल्कि किस पे निर्भर करेगा? L sin थीटा, क्योंकि ग्रेविटी के लाइन में जो वर्टिकल हाइट है वो कितना है? L sin थीटा। यस और नो? तो P लिक्विड जो हो जाएगा रो जी इंटू L sin थीटा। यस और नो? अच्छा, एग्जैक्ट प्रेशर बोलते तो होता P नॉट प्लस रो जी L sin थीटा। अगर हम P टोटल यहां पे बोलेंगे और इस जगह के प्रेशर को हम P नॉट बोल दें तो वो हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी L sin थीटा। कहो हाँ। और अगर ये मरकरी हुआ और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 1 एटीएम हुआ, मतलब 76 सेंटीमीटर, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? 76 प्लस L sin थीटा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। जैसे कि इस बार हम लिखने का पूरा मौका देंगे आपको। अगर हम इस वाले सवाल में देखें सर, जैसे इस वाले सवाल में देखें अगर, ठीक, तो इसमें लिक्विड का वर्टिकल हाइट जो है, जो मरकरी का वर्टिकल हाइट 5 नहीं है, ये एंगल कितना हो जाएगा सर? 37 डिग्री। तो ये हाइट हो जाएगा 5 sin 37, sin 37 इज 3/5, दैट इज 3 सेंटीमीटर। यस और नो? तो P गैस जो होगा वो P गैस कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस रो जी इंटू 5 sin थीटा सेंटीमीटर, है ना? लेकिन ये तो यहाँ पे हमको रो लिखना पड़ेगा SI यूनिट में और जी भी रखना पड़ेगा और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब हमको आंसर पास्कल में मिलेगा। सिंपल तरीका क्या है? P नॉट के जगह पे क्या लिख दो आप? 1 एटीएम है तो कितना? 76 cm ऑफ Hg कॉलम, और ये कितना हो जाएगा? 3 cm ऑफ Hg कॉलम। तो ये कितना हो गया? 79 cm ऑफ, अब 79 cm ऑफ Hg कॉलम कितना एटीएम है या कितना पास्कल है, उसके लिए हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का पक्का? आदित्य क्या कंफ्यूजन है? तो बोला कंफ्यूजन है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि अब सवाल हम आपको पहले वर्टिकली दिए, फिर थोड़ा टिल्ट किए, हम सवाल थोड़ा और बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मरकरी का पैलेट है, मरकरी फंसा हुआ है, कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। ये है मरकरी, ठीक है, और यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना? 1 एटीएम। ऊपर में क्या है? वैक्यूम कैसे हो जाए, वही तो पता करना है। क्या है? P गैस, P गैस, और वही चीज हम लोगों को पता करना है। ओके, तो क्या करेंगे सर? क्या लिखेंगे हम लोग? अब क्या लिखेंगे बताओ? यहां से आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा नहीं। तो यहां का प्रेशर लिखेंगे P गैस प्लस कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर ऑफ इज इक्वल टू
पी नॉट। अब पी नॉट कितना है 1 एटीएम मतलब 76 सीएम ऑफ, कहो हाँ। तो पी गैस प्लस 5 सीएम इज इक्वल टू 76 सीएम ऑफ एचजी कॉलम। तो पी गैस कितना हो गया 71 सेंटीमीटर ऑफ, और 71 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए यूनिटरी मेथड का सहारा ले सकते हैं। बोलेंगे सिंस 76 सेंटीमीटर इज 1 एटीएम, इसीलिए 1 सेंटीमीटर इज 1/76 सेंटीमीटर, इसीलिए 71 सेंटीमीटर इज 1/76 इंटू 71 एटीएम। इज दैट ओके? तो इस तरीके से हम प्रेशर का एसआई यूनिट में मतलब एटीएम में आ जाएगा और वहां से पास्कल में भी आ सकता है। बात समझ में आया? लेकिन ये सब बात हम तुमको इसलिए नहीं करा रहे थे कि हमको ये सब पढ़ाना था, हमको एक्चुअली में एक सवाल करवाना था। ठीक है, तो थोड़ा सा सवाल करें क्या, लिख देते हैं वो सवाल हम। सर सवाल ये है कि एक ऐसा ट्यूब था, उसमें 5 सेंटीमीटर का मरकरी था, ठीक है सर, और नीचे में कुछ गैस आपका ट्रैप्ड था, लेकिन गैस का जो ट्रैप्ड वॉल्यूम था उसमें लेंथ कितना था एयर कॉलम का 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको क्या किए, पलट दिए। पलट देंगे तो मरकरी नीचे गिर जाएगा, है ना? नहीं गिरेगा, मेरा बेटा भी बात जानता है। ठीक है, ओके। तुमको नहीं मालूम है, पता है उसको। तो नहीं गिरेगा। बेसिकली अगर यहाँ का फोर्स और मतलब अगर ऊपर से वाला फोर्स जो भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो रुका हुआ रहेगा, है ना? तो वैसा होगा। अब ये नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन हाँ यहाँ जो एयर कॉलम है उसका लेंथ अब 30 सेंटीमीटर नहीं रहा है, बदल गया। आपसे पूछा गया कि ये जो एयर ट्रैप्ड है उसका लेंथ कितना है, वो बताइए आप। ठीक, तो बेसिकली हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपसे अभी आपको सिखाए हैं यहाँ का प्रेशर P1 आप बता ही देंगे, और उसके बाद ऐसे पलट दिए तो फिर यहाँ का प्रेशर P2 आप बता ही देंगे। सवाल वाले को एक चीज मेंशन करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में आप मान के चलें कि टेम्परेचर चेंज एज्यूम T टू बी कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानो। तो जैसे ही टेम्परेचर को कांस्टेंट मानो, और नंबर ऑफ मोल भी तो कांस्टेंट ही रहा, एयर तो बाहर निकला नहीं, तो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, मतलब एनआरटी कांस्टेंट रहा। तो P1 V1 बराबर P2 V2 लगा सकते हैं ना हम लोग, जैसा और नो। P1 तुमको मालूम है, P2 तुमको मालूम है, V1 तुमको मालूम है, V2 पता करना। V2 पता करोगे अपने लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा ट्राई करो। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, क्या चीज कह रहा है कि कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो और नंबर ऑफ मोल भी तो कांस्टेंट है। तो Pv इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या चीज को हम कांस्टेंट मान सकते हैं? Pv इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें n और t कांस्टेंट है, r तो वैसे भी कांस्टेंट है यूनिवर्सल, तो P इंटू v कांस्टेंट हो गया ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर जो प्रेशर है उसको शुरुआत वाला प्रेशर बोले हैं P1, वो कितना हो जाएगा, ये P0 प्लस 5 नहीं सेंटीमीटर। P0 सवाल वाला कितना बोला लेने के लिए 75, तो 75 प्लस 5 दैट इज 80 cm ऑफ Hg, यस और नो। और अगर यहाँ के प्रेशर को हम लोग P2 बोलते हैं, यहाँ के प्रेशर को हम लोग P2 बोलते हैं, तो ये जगह इज P0 है ना, तो P2 प्लस 5 इज P0 और P0 सवाल वाला कितना बोला लेने के लिए 75, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 75 माइनस 5 दैट इज 70 cm ऑफ Hg। नहीं बोलो, अब दोनों हमको सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम आया, मैं साइन में कन्वर्ट कर सकते लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे कट जाएगा वो चीज। V1 का वैल्यू क्या लिख ले हम लोग 30 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी बेस का एरिया होगा इसको हम A मान लेते हैं, और यहां पर जो V2 वॉल्यूम होगा वो जगह L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 कितना बेटा 80 इंटू V1 कितना 30 इंटू A, P2 कितना 70 इंटू V2 कितना
L इंटू ए कट गया तो L का वैल्यू कितना आ गया 80 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70 दैट इज 240/7। यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग सब कुछ सेंटीमीटर में किए हैं। इज दैट ओके? यहाँ पे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि दोनों साइड में कटना ही है तो यूनिट में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। इज दैट ओके? बोलो, ये करना कठिन था तो फिर क्यों नहीं कर पाए तुम लोग? अभी अभी इससे पहले जो इतना चीज पढ़ाए वो इसीलिए पढ़ाए थे कि तुम ये सवाल कर पाओ। अच्छा, क्या तुम लोग ये सब चीज लिख लिए हो? ये नहीं, इधर लिख लो भाई। इसी पे बेस्ड एक और सवाल कराएंगे अभी, जल्दी जल्दी गोली की गति से। ये है, इसको भी नहीं लिखे थे क्या? एच रो जी एच में एच जो होता है वर्टिकल हाइट होता है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं बाबू कि अगर तुमको पास्कल में चाहिए तब तो पी नॉट की जगह पे 1.01 इंटू 10⁵ रखो, रो के जगह पे मरकरी का डेंसिटी दैट इज 13.6 इंटू 10⁵, जी की जगह पे 9.8 और यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तब तुमको ये आंसर मिलेगा पास्कल में। अदरवाइज सिंपल है कि पी नॉट की जगह पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम मान लो, क्योंकि 180 दिया है, और बाकी जो है रो जी एच की जगह पे सिंपली हाइट ऑफ एच जी कॉलम, वर्टिकल हाइट दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा 79 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। ये तो सेम ही चीज हो गया ना सर? नहीं, लिक्विड की वजह से प्रेशर डेंसिटी हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा रो जी एल साइन थीटा। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा रो जी एल साइन थीटा। नहीं, ये लिक्विड है लगातार रो डेंसिटी का, एयर नहीं है। एयर का रो जी एच नहीं देते हैं। एयर पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी हम, आइडियल गैस पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं मानते। शुड आई? ये तो बता दिए थे ना, ये भी नहीं लिखे थे। चलिए चलिए चलिए, हाँ 48 दिख रहे। सर हमको ना एक सवाल कराना था, ये सवाल तो आपको करा ही दिए थे, ये तो आप लिख लिए थे ना। है 240/7 अभी नहीं किए थे? हाँ अभी किए थे ना, तो हो गया। सुनो, एक सवाल और है, इसको करो जल्दी लिखो। वही टिल्टिंग वाले पे बेस्ड है क्वेश्चन, देखो जरा। सवाल तो बड़ा ही सरल है। नहीं, वही टिल्टिंग वाला क्वेश्चन है ना। पहले क्या बोल रहा है कि शुरुआत का स्थिति कैसा है ट्यूब का? वर्टिकल है, और बाद में ट्यूब क्या हो गया? 60 डिग्री से टिल्ट हो गया। नहीं, वर्टिकल से कितना डिग्री टिल्ट हो गया? 60 डिग्री। यस और नो? अच्छा, भरा हुआ था, इसमें एक मरकरी था, कितना सेंटीमीटर का? 20। नहीं, ये मरकरी कॉलम ट्रैप्ड है, नहीं, ऊपर में एटमॉस्फेयर है और नीचे में गैस, नीचे में गैस। और ये गैस वाला कॉलम का लेंथ जो है वो कितना है? 43 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या हुआ? इसको टिल्ट कर दिए तो ये लेंथ बदल गया, नहीं, एल हो गया। ओके, ये मरकरी का पैलेट तो अभी भी कितना होगा? 20 cm, लेकिन टिल्टेड होगा। अच्छा, इसका वर्टिकल हाइट अगर हम लोग निकाले तो निकाल सकते क्या वर्टिकल हाइट? देखिए, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। नीचे वाला अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखेंगे तो ये 30 डिग्री। तो इस लेंथ को हम लोग 20 cos 60 भी लिख सकते हैं, 20 sin 30 भी लिख सकते हैं। अभी अभी किए थे, ये 30 डिग्री है ना, तो ये लेंथ तो हमको मालूम है कितना है? 20। तो वर्टिकल, और ये 90 डिग्री,
तो ये कितना हो गया 20 sin 30 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां का प्रेशर हम लोग लिखेंगे P1 कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ बोला है लेने के लिए, नहीं लिया तो कितना लेंगे 76, नहीं तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा P0 प्लस 20 दैट इज 76 प्लस 20 cm ऑफ Hg, और वॉल्यूम V1 कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू 43 सेंटीमीटर। यस और नो? इस जगह पे जो प्रेशर होगा उसको हम लोग लिखेंगे P2, नहीं ये प्रेशर को, तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा P0 प्लस हाइट कितना 10, तो 10 तो दैट इज 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। यस और नो? और V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर P2 P1 कितना सर 96, V1 कितना A इंटू 43, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करें, दूसरा साइड का आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। P2 कितना 86 इंटू V2 कितना A इंटू L। अब अगर हम लोग A काट देंगे तो L का वैल्यू कितना आएगा 96 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 86 दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो पहले 43 था, अब ये एयर कॉलम का लेंथ कितना हो जाएगा 48। तो जैसे जैसे तुम इसको टिल्ट करोगे प्रेशर यहाँ पे थोड़ा घटता चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ता चला जाएगा। होपफुली हम आपको ये सब बात समझा पाए प्रॉपरली। इज दैट ओके? चलो अब थोड़ा सा एक दो पढ़ाई लिखाई का काम करना है, डेरिवेशन सब एक दो करना है जल्दी गोली की गति से। ठीक है सर, चलिए एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर ऑफ गैस। P बराबर होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। वैसे भी अगर आप यहां से देखिएगा तो VRMS जो होगा VRMS वो आ जाएगा 3P/रो का अंडर रूट, और हमको पता है कि PM बराबर रो RT होता है, M माने मोलर मास, तो P/रो जो होगा वो क्या हो जाएगा RT/MW। तो ये जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 3 P/रो इज RT/MW, तो VRMS इज अंडर रूट 3 RT/MW। यस और नो? ये तो रटे थे लेकिन हम एक प्रेशर का फॉर्मूला आपको ये बता दिए। ठीक, यहीं वहीं से आ सकता है ये चीज। हालांकि इसका एक मतलब अप्रोक्सीमेट मॉडल बना के इसका एक डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला ये याद रखना है, P बराबर 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तुमने ये फॉर्मूला रट ही रखा है। ठीक, ये रटा है तो यहाँ से ये भी आ जाएगा ना, RT/M जो है P/रो हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर करके देखोगे तो VRMS का स्क्वायर इंटू रो बाई 3, P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ओके, अब मेरा बात सुनना, इसको बकायदा डेरिवेशन भी इसका किया गया। पहले ये चीज तो आप लिख लिए ना, रटना भी है इसको। कभी भी प्रेशर का अगर रेशियो निकालना है तो आप इस तरीके से भी, इस फॉर्मूले से भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको डेंसिटी या VRMS के बारे में आइडिया है तो। इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हम लोग गैस का एक बेसिक मॉडल बना के और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करके भी इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी कंटेनर में गैस भरा हुआ रहता है
तो उस गैस में प्रेशर क्यों आता है, ठीक है, प्रेशर के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक। वैसे तो हम लोगों को मालूम है कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। हम लोग एक कंटेनर यहाँ पे एज्यूम किए हैं, ठीक है सर। कंटेनर का शेप कैसा लिए हैं, क्यूबिकल। ऐसा शेप लेने से हमारा डेरिवेशन आसान होगा। हमारे सर भी ऐसा ही शेप लेके डेरिवेशन बताए थे, ठीक है सर। सुनिएगा मेरी बात। अब इसमें अगर कोई गैस भरा हुआ है, अगर इसमें कोई गैस भरा हुआ है तो वो गैस रैंडम मोशन कर रहा होगा और मोशन करके बार बार कहां से टकरा रहा होगा, कंटेनर के दीवार से। अगर हम एक बॉल को v वेलोसिटी से फेंके जिसका मास m है और किसी दीवार से टकराए और टकराने के बाद वो रुक जाए तो बॉल का मोमेंटम m इंटू v से घट गया है ना। तो बॉल का मोमेंटम जो घटा वो दीवार पे गया होगा, मतलब दीवार m इंटू वी मोमेंटम इधर बॉल का जो मोमेंटम घटा वो दीवार के पे लगने वाले फोर्स की वजह से है ना। बॉल जा रहा था, दीवार उस पर फोर्स इधर लगाया तो उसका मोमेंटम घट गया है ना। तो दीवार को भी एक फोर्स फील हुआ होगा ना, तो दीवार को जो फोर्स फील हुआ होगा वहां से हम प्रेशर का भी पे भी बात चर्चा कर सकते हैं ना। तो वैसा ही कुछ है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर एक गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल का मास है m, एक मॉलिक्यूल का मास m है और वो रैंडम जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, ठीक। हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस। तो x y z एक्सिस के अलोंग एक क्यूब का तीनों एज है, ठीक है। अब अगर गैस का मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कुछ v होगा तो हम लोग उसके रैंडम मोशन में एक एजम्पशन माने थे कि रैंडम मोशन की वजह से उस वेलोसिटी के तीन बराबर कंपोनेंट होंगे। तो अगर हम ऐसा पूछे कि x एक्सिस के अलोंग इसके वेलोसिटी कंपोनेंट को vx लिखें, कोई दिक्कत? और ये इसके टोटल वेलोसिटी का 1/√3 होता है। ये हम लोग आपको जो आइडियल गैस का एजम्पशन था उसी में बता दिए थे। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल यहां पर कोलिजन किया, इस वॉल से कोलिजन किया और कोलिजन करने के बाद फिर यहां गया और वापस से यहां आया, तो अगर हम एक सिंपल सा एक मॉलिक्यूल के दो कोलिजन के बारे में बात करें, सुनिएगा। इस वॉल पे पहला कोलिजन हुआ होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के चला होगा, फिर उसके बाद गया होगा, इस वॉल पे टकराया होगा और फिर वापस आया होगा और इस वॉल से दोबारा टकराया होगा। तो इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो टाइम लगा होगा L/Vx, नहीं एक इंड से दूसरे इंड, और फिर दूसरे इंड से पहले इंड तक आने में जो टाइम लगा होगा दैट इज ऑल्सो L/Vx। तो 2L/Vx, दिस इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एट अ वॉल। नहीं, इस वॉल पे पहला कोलिजन हुआ, उसके कितने देर बाद दूसरा कोलिजन हुआ? 2L/Vx। इज दैट ओके? एक मॉलिक्यूल यहां पे कोलाइड किया और फिर उसके कितने देर बाद दूसरा कोलिजन किया? 2L/Vx। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन आफ्टर एवरी 2L/Vx। चूंकि ये टकराने से इसका स्पीड तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये Vx से टकराया, Vx से वापस आया, फिर यहां पर Vx से टकराया, Vx से वापस आया, तो हर 2L/Vx के बाद इस वॉल से ये टकरा रहा होगा। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज 2L/Vx। अच्छा, अगर हम पूछे तुमको कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। यस और नो? ये इसको हम लोग बोलेंगे कि एक सेकंड में कितना कोलिजन हुआ, एक सेकंड में कितना कोलिजन हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन पर, मतलब कितना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज एक सेकंड में कितनी बार रिपीट कर रहा है। यस और नो? तो इतना सेकंड में एक कोलिजन कर रहा है, यूनिटरी मेथड से भी हम बात करेंगे, इतना सेकंड में एक कोलिजन कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना कोलिजन करेगा? 1/this, दैट इज Vx/2L, दैट इज Vx/2L, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन मतलब एक सेकंड में इतना नंबर ऑफ कोलिजन होगा एक पर्टिकुलर वॉल से। टोटल हम कोलिजन नहीं कर रहे हैं, इस वॉल से प्रति सेकंड इतना नंबर ऑफ कोलिजन होगा। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हम तुमसे ये कह दें कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है
वो आ रहा है कितने वेलोसिटी से, vx से, और फिर जा रहा है vx से, इसका डायरेक्शन बदल जा रहा है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि P फाइनल, तो तुम कहोगे m vx i कैप, नहीं, अब बोलेंगे P इनिशियल तो लिखोगे m vx माइनस ऑफ i कैप, यस और नो। तो डेल्टा P हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो दिस इज जीरो कैसे, दिस माइनस माइनस ऑफ m vx दैट इज 2m vx, यस और नो। खैर डेल्टा P का हम खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, इसको हम डेल्टा P से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 2m vx, यस और नो। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन, है ना। एक मॉलिक्यूल आया, उसका कोलिजन, उसके कोलिजन की वजह से इतना मोमेंटम चेंज हुआ। तो व्हाट इज मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, एक सेकेंड में ऐसे कितने कोलिजन कर रहा होगा वो मॉलिक्यूल, 1/t। तो ड्यू टू वन मॉलिक्यूल एवरी कोलिजन में इतना मोमेंटम मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है, तो इतना मोमेंटम इंपैक्ट कर रहा होगा ना दीवार को, नहीं, ये कुछ मोमेंटम से जा रहा है और उसका मोमेंटम घट जा रहा है। क्यों घट रहा हो, क्योंकि दीवार इस पे फोर्स लगा रहा हो। क्यों दीवार इस पे फोर्स लगा रहा हो, क्योंकि ये भी दीवार पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ड्यू टू वन मॉलिक्यूल व्हाट इज फोर्स ऑन दी वॉल, तो एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज इनटू नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, फोर्स होता है मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज है 2m vx, और ऐसे कितने कोलिजन एक सेकेंड में कर रहा हो, vx/2l। तो एक सेकेंड में टोटल जो मोमेंटम चेंज है और ड्यू टू वन मॉलिक्यूल वो कितना हो जाएगा, 2m vx इंटू vx/, ये हो गया m vx का स्क्वायर बाय 12, दैट इज कटाई हुआ, ठीक है सर। तो ये चीज जो हम तुमको लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, फोर्स ऑन वन वॉल ड्यू टू कोलिजन ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बार बार जाकर के से टकरा रहा होगा, तो हर कोलिजन में कितना मोमेंटम इंपैक्ट कर रहा होगा, 2m vx, है ना। और ऐसा एक सेकंड में कितना कोलिजन कर रहा होगा, vx/2l। तो एक सेकंड में टोटल कितना मोमेंटम इसको इंपैक्ट कर रहा होगा, 2m vx इंटू vx/2l। एक सेकंड में जितना मोमेंटम इंपैक्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। फोर्स इज मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। ऑब्वियसली बॉल पे ये मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, लेकिन बॉल का जितना मोमेंटम चेंज हो रहा होगा उतना ही मोमेंटम ये दीवार पे अप्लाई कर रहा होगा, है ना। तो दीवार क्या फील कर रहा होगा, फोर्स फील कर रहा होगा, दैट ओके, नॉर्मल फोर्स जैसा, ठीक। अब ये जो फोर्स है, यही फोर्स उसके प्रेशर का कारण बनेगा, है ना। अच्छा, ये फोर्स है ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। अगर हम टोटल फोर्स पूछे तो ऐसे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की वजह से इतना ही फोर्स होगा एक सेकंड में। तो टोटल फोर्स हो जाएगा n इंटू m vx का स्क्वायर बाय l। कहो हाँ, कोई दिक्कत। अच्छा, प्रेशर जो होता है वो प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय, तो प्रेशर जो आएगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज n इंटू m vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यू, डिवाइडेड बाय, इज दैट ओके। अब ये चीज जो है, दिस इज योर टोटल प्रेशर, दिस इज योर टोटल प्रेशर। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें n इंटू m, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, टोटल मास, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल मास इंटू vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यू। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, पक्का, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, vx का वैल्यू अभी नहीं डालें, vx का वैल्यू नहीं डालें। तो vx का वैल्यू अगर हम लोग डाल दें तो वो कितना हो जाएगा, m टोटल इंटू एल क्यू की जगह पे वॉल्यूम लिख लें, और vx क्या हो जाएगा, v/√3 का स्क्वायर, दैट इज योर p, दैट इज योर p, यस और नो। और ये चीज जो होगा, ये चीज आ जाएगा
P इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर बाय 3। ये भी जो है ये वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम ही लिख लेते हैं, नहीं इसको भी वॉल्यूम लिख लेते हैं। और m टोटल बाय वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, रो। तो P जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 रो इंटू वी का स्क्वायर। यस और नो? तो यही चीज हम आपको बताए थे। ठीक, जल्दी लिख लीजिए इसको। ये यहाँ पर जो VRMS है ना, उसको अगर तुम समझना चाहोगे तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ जो हम डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई किया ना, माने उसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, जो टोटल फोर्स होता वो F टोटल कितना होता, m Vx का पहला वाले का x1 का स्क्वायर बाई L प्लस m Vx2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L एंड सो ऑन, जितने मॉलिक्यूल हैं सब। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा m बाई एल इंटू Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहां पर हम लोग n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा nm बाई एल इंटू Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय यहाँ पे n। ये वाला चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, VRMS का स्क्वायर। nm क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय L इंटू VRMS का स्क्वायर, दैट इज योर फोर्स। और फोर्स को हम लोग L स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा, फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर। तो प्रेशर हो जाएगा F बाई L स्क्वायर, तो दैट इज m टोटल डिवाइडेड बाय L क्यूब इंटू VRMS का स्क्वायर। इज दैट ओके? वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हम लोग n डायरेक्टली लिख दिए हुए ना, मतलब कायदे से ये होना चाहिए कि सबका समेशन, ठीक, x1 का Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस Vx3 का स्क्वायर सबका नहीं। तब यहाँ पर हम लोग सबका समेशन यहाँ पे जो लिखे हैं, हम इसी को सबको n मान करके लिख दिए। अब हम अगर सबका अलग अलग मानेंगे तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला चीज आपको क्या देगा, VRMS का स्क्वायर, और ये क्या है, टोटल मास। तो ये जो V आया है दिस इज VRMS। इज दैट ओके? इसको लिख लो पाए, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। आज का कहानी यही खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और इंटरनल एनर्जी वगैरह और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तीनों चीज करके KDG को खत्म करेंगे। बाय बाय।